मलयजशिथिलं सस्यश्यामलं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो सारी संस्कृति से बंधा देश सारा एक है हम सभी एक ही राष्ट्र है हमारा सब मिलकर गाएंगे वंदे मातरम वंदे मातरम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कभी कभी तो इंद्र भगवान की भी जय कहनी पड़ती है, कम से कम सूरज तो देखा। कितने घंटे बीत गए थे, मुझे तो लग रहा था कि कैनॉट प्लेस की तरफ रुख होगा या नहीं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम बारिश और तमाम बारिश 65% तो दिल्ली में ज्यादा हो गई और 40 या 35% झेलने की स्थिति, लेकिन 65% बारिश यहां हो गई। बहरहाल सबका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भैया जी कहीं मैं एक बार फिर से मैं आपसे के बीच में बातचीत के मुद्दे को रखने के लिए आपके साथ यहां पे मौजूद हूं। बहुत बहुत शुक्रिया एबी ब्रदर्स, थैंक यू सो मच। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत दिनों बाद आप भी आए और घनिशा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अच्छा गाती हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के मुद्दे को जोड़ने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए मैं हाजिर हूं आपके बीच में। लेकिन इससे पहले कि अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ कर रहा हूं, आज कुछ मेहमान नए भी हैं, शरीक हो रहे हैं, मैं उनसे भी आपको मिलाऊंगा और आपसे भी बहुत दिन हो गए, मैं भी जब बात नहीं करता हूं आपसे तो मैं भी परेशान हो जाता हूं, तो मैं आपसे मिला देता हूं ऋतु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीश शर्मा अध्यक्ष राहुल प्रियंका गांधी सेना, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान अब्बासी साहब अध्यक्ष मुस्लिम पसमानदा समाज, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रेम कुमार जी। शैलेंद्र दुबे आर्थिक मामलों के जानकार राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं, कहां से आना हुआ साहब? शाहदरे से आए हैं। शाहदरे से जी, क्या काम करते हैं? सर बैंक का काम है। बैंक का काम है, तो आज इधर कैसे आना हुआ? और वकील साहब आप कहां से आए? ग्रेटर नोएडा से, तो आज इधर कैसे आ गए? अभी तो वकील बनने के कार्यक्रम में लगे। अंदर आइए पास है। अभी वकील बनने के कार्य प्रगति पे हैं। प्रगति पे है, तो पढ़ाई कर रहे हैं? जी पढ़ाई। कोट पहले पहन लिया है, गजब है भाजी। वैसे एक बात बताऊं आपसे, लग अच्छे रहे हैं आप। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बनारस। बनारस है, वैसे ही आप भी तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कोट पैंट में पहन के खड़े होने में। आदत हो जाती है। आदत हो जाती है। वकील साहब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य की, बहुत सारा अच्छा करें। और आपने बैग वैग ले लिया, पहले ही सब तैयारी में है, तो कुछ मुद्दे पे बोलेंगे आज कि नहीं? नहीं, पहले हमारे बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, खुद ही बहुत दूर तक जाएंगे आप। बोले बड़े बड़े विद्वान बैठे, पहले उन्हीं को बोलने दो, फिर बीच में फंसेंगे, पता नहीं कौन सी चीज में बोल दे क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच साहब। आज बहुत दिनों बाद आए आप, कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास। कुछ बोलना है, कुछ बोलना है, कुछ बताना है? बता देंगे जी, बहुत अच्छा। ये चौकड़ी कहाँ से आना हुई है सारी? हाँ जी, ये तो मैं समझ गया था, सब एक ही जगह से आए होंगे। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आना हुआ इधर घूमने? गुरुद्वारा साहब, बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छा। आपका पता चलो उसके लिए हमें रुकना पड़ा। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब आप देखिए, ऐसा है कि रुक गए हैं तो कुछ बोल के जाइएगा। नहीं नहीं नहीं, आपको किसी मुद्दे पे बोलना है आपको। अच्छा सुने वकील साहब, आप ही अकेले नहीं है, कई वकील हैं यहाँ। जी जी जी, अच्छा ठीक है जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जनाब कहाँ से आना हुआ आपका? भरतपुर राजस्थान से। भरतपुर राजस्थान से। भरतपुर का आदमी 100% का होता है, बिल्कुल एकदम एकदम, बहुत ही बढ़िया।
तो कुछ कहना है? मोदी जी की सरकार वापस आए दोबारा से, योगी जी बने रहे हैं, राजस्थान में बीजेपी की सरकार आए। मैं विद्यार्थी परिषद जिला प्रमुख हूं भरतपुर से, और जिला डीग से, सॉरी, और काम हमारा चलता रहे। काम हमारा चलता रहे, बहुत अच्छी बात है। आपने अपनी शुभकामनाएं दी। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? गोरखपुर से। कैसे, कुछ मामला था कोई, जैसे ही आ गए? ऐसे ही घूमते हुए। तो ऐसे घूमते घूमते दिल्ली तक आ जाते हैं आप? ऐसा तो कुछ नहीं होगा, काम तो होगा ही होगा, जरूर होगा, है ना जी? मीडिया प्रभारी हूँ भाजपा का। मीडिया प्रभारी है भाजपा के। आज तो बड़े बड़े लोग यहाँ पे मौजूद है, क्या बात है। तो जो मेहमान मौजूद है उसमें नए मेहमान जो हैं, स्वाति जी भी हैं आज, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वाति जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा, लेकिन मैं आज एक बात जरूर कहना चाहता हूं, बातचीत शुरू करूं। जब बारिश हो रही थी तो जंतर मंतर पे कुछ दिव्यांग बैठे हुए थे, उस बारिश में अपनी मांगों को लेकर, अपनी बातों को, प्लीज ध्यान दे दीजिए, सुन लीजिए, नहीं मन लग रहा तो चले जाइए। कुछ दिव्यांग उस बारिश में बैठे हुए थे, छाता लगा के आए थे, देश भर से आए थे। इन दिव्यांगों को पेंशन मिलती है 1000 रुपए से 1500 रुपए के, वो डिपेंड करता है स्टेट, कौन सी स्टेट है उस पर डिपेंड करता है कि 1000 रुपए से 1500 रुपए। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 18 से जो लगभग 70-75 साल के हैं उनको पेंशन में 300 रुपए कंट्रीब्यूट करती है। सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो 80 वर्ष के ऊपर हैं उनको 500 रुपए तक देती है। जो हमने बताया कि जो पेंशन मिलती है 1000 और 1500 की, 2011 के बाद रिवाइज नहीं हुआ है। और महंगाई के इस दौर में 1000 और 1500 रुपए निश्चित तौर से बहुत कम है, बहुत कम नहीं, बहुत बहुत कम है। ये बहुत रिवाइज करने का समय है। हम गुजारिश करेंगे कि जो डिसेबिलिटी का जो पैमाना है वो 80% होना चाहिए, और जो परिवार हैं वो गरीबी रेखा से नीचे, यानी बीपीएल कार्ड होना चाहिए, तब ये मिलता है, वैसे नहीं मिल सकता। मैंने कहा कि इसमें सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए। जो दिव्यांग हैं उनकी ये मांग है कि जो डिसेबिलिटी का जो फिगर रखा गया 80%, जब डिसेबल है तो आप इसको मिलेगा। मेरा कहना है कि उनकी मांगे 40 और 60 के आसपास है, उनको मिलना चाहिए। और ये बात बहुत जेन्युइन है, इसको मैं अपने इस प्रोग्राम में मैंने रखा। आपकी बातचीत के सिलसिले को और आपके तमाम बातचीत के मुद्दे को मैं उठाना चाहता हूं। जो बाकी किसी की कोई बात हो जरूर करें, मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा, मैं आपकी भी बात सुनूंगा धैर्यपूर्वक। आप तो बगैर बोले जिंदा ही नहीं रहते हैं, बड़ी मुश्किल से जिंदा रहे हैं। 2-3 दिन कैसे जिंदा रहे मुझे नहीं मालूम। जरा रुकिए, मैं आता हूं आपके पास। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने अपनी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता खड़ी हो गई, आप लोग अपने मुद्दे तैयार रखिए, बातचीत शुरू होती है जी। देखिए, जब जनता जब वोट करती है किसी और पार्टी को अदर देन बीजेपी, तो वो बीजेपी को वोट नहीं करती है, वो किसी और पार्टी को करती है। लेकिन जब भाजपा उसी पार्टी को तोड़ के मरोड़ के जो अपनी यहाँ शामिल कर लेती है, तो वो जो है जनमत का अपमान होता है, लोगों का अपमान होता है, लोकतंत्र का अपमान है, वोट का अपमान है, मत का अपमान है। ये जो भाजपा है, और शुरू से जब भाजपा सत्ता में रहती है, उसका केवल यही काम रहता है कि किस प्रकार से लोकतंत्र का अपमान किया जाए। जी, मैं आया। ये बात थी एनसीपी के मुतालिक, और ये बात उसी के मुतालिक, उसी के बिना पर ये बात कही गई थी कि वॉशिंग मशीन, वो जो वॉशिंग पाउडर है बीजेपी के पास, वो इस्तेमाल करती है। बीजेपी के प्रवक्ता खड़े, छोटा छोटा जवाब मैं आता जाऊंगा जी। इन्होंने कहा कि जनता जब मत करती है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसी घबराई हुई राजनीति पहली बार देखी है, जहां एक के डर से ऐसी घबराई हुकूमत देखी है। ये कहते जनता ने तो एनडीए गठबंधन को महाराष्ट्र में चुना था, शिवसेना प्लस बीजेपी, उसको तोड़ने का महत्वाकांक्षा रखते हुए किसी ने कार्य किया तो कांग्रेस ने किया, जो जग जाहिर है, बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, किस जनता की बात करते हैं आप? उस जनता की बात करते हैं आप जिसको आपने आपातकाल में जेल में भर कर दिया। किस जनता की बात करते हैं आप? उस जनता की बात करते हैं आप जो एक निर्दलीय विधायक को तोड़कर आप सीएम बनाए, लूट खसोट झारखंड में किए। उस जनता की बात करते हैं। मणिपुर की तरफ देख लीजिए, अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, उसके बारे में आप बात नहीं करते हैं। प्रतीक जी, अगर आइंदा से अगर भाजपा या मोदी जी या भाजपा को कोई मंत्री अगर स्टेट से ये बोले कि मैं भ्रष्टाचार में उसको चक्की पिसवाऊंगा, या 70,000 का घोटाला उसने किया, या इतने का घोटाला किया,
कांग्रेस की प्रवक्ता। जी जी बिल्कुल आ रहा हूं। अरे रुकिए बाबूजी, क्या हुआ? मैंने कहा बात हो रही थी महाराष्ट्र की, हाँ। चले गए मणिपुर, गाड़ी कोई पकड़ रही है, जा कहीं रही है, बात कहीं की होगी। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, ये मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। एक फिल्म आई थी पहले, जो डिग्री होती थी बीए की, वाइस चांसलर देता था, एक लड़के ने फाड़ के मुंह पे मारा हमारी जवानी के वक्त में। उसने कहा क्या तू 300 रुपए की नौकरी दे सकता है? उस पे एक फिल्म बनी, रोटी रोजी कपड़ा और मकान, और एक फिल्म का गाना भी फिल्माया गया जिसमें लिखा था तेरे 2 टकिया की नौकरी से मेरा लाखों का सामान चाहिए। बात महाराष्ट्र की हो रही है, लेके चले हैं मणिपुर, पहले महाराष्ट्र की तो बात कर रहा हूँ। मैं आया बिल्कुल जस्ट ऑफ कोर्स आई विल गिव यू। मैं जरा पूछ लूं सावन किसका है? कहां से आना हुआ हुजूर आली? मैं जनाब यहीं का हूँ। वो तो मैं समझ गया कि दिल्ली का चावल है ये तो मैं समझ गया था, लेकिन नाम क्या है? मेरा नाम सतीश अरोड़ा है। यही आसपास पहाड़गंज के आसपास? नहीं। हाँ आप मुझे वैसे नहीं पहाड़गंज में क्या अच्छे लोग नहीं रहते कि आप तो ऐसी बात कर रहे हैं? मैं तो कहा कहाँ रहते हैं, रिहाइश कहाँ है? मैं मोती नगर से रहता हूँ। हाँ तो बस उधर थोड़ा था, उधर बस इतना तो अंदाजा लगा लिया था मैंने, अंदाजा लगा लिया था कि पहाड़गंज से और उधर मोती नगर के बीच में कहीं घर है रिहाइश। मैं महाराष्ट्र की। अमित जी जनाब प्लीज कम। सर मणिपुर की बात करते हैं, अरे पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले आज बंगाल में क्यों नहीं खोल लेते हैं दुकान? इनके कार्यकर्ता मर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के साथ वो कौन सी मजबूरी है ये भी बता दीजिए। अरे नहीं तो 18 तारीख को मिल रहे हैं, ममता जी से पूछिएगा राहुल जी कि हमारे कार्यकर्ताओं को क्यों मार रही है ममता जी, लेकिन पूछेंगे नहीं तो मजबूरी इनकी। और वॉशिंग मशीन, अरे वॉशिंग मशीन में तो जगदीश शेट्टर भी धुल गए, कर्नाटक में जो बीजेपी से आए थे। और 2020 में जनता ने बिहार में वोट किया था भाजपा जदयू को भगा के ले गए। अरे आप तो दूसरे के भगाने वाले। बाबूजी ने कहा था बात महाराष्ट्र से शुरू हुई, मणिपुर कैसे चली गई और बात पहुंच गई, जोर से बोला करो, बात पहुंच गई बंगाल तक। देखिए कहां कहां पहुंचती है। हुजूर आली आपका नंबर। देखिए प्रतीक जी, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। दिल्ली पे करेंगे क्या बात? उस पर भी करूंगा और समस्याओं पर भी करूंगा। हाँ। और मैं तो दिल्ली की जनता, ये जितने भी भाई देख रहे हैं और भी घर बैठे भी चैनल देख रहे हैं, हाँ। सबसे एक अपील करूंगा, ऐसा मौका दोबारा नहीं आना। अच्छा? जिस पर भी जितने जहां केस है, वकील बहुत आए, इनकी जरूरत नहीं है। हाँ। भाजपा ज्वाइन करो, अपने केस खत्म कराओ, इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं आएगा। जेल में बैठे जो गैंगस्टर हैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। ज्वाइन कर लो, क्योंकि देश में सरकार ही ऐसी आ गई है जिनका काम यही है, मुद्दों पर बात नहीं करनी, गरीब आदमी की बात नहीं करनी, रोटी कपड़ा और मकान की बात नहीं करनी, रोजगार की बात नहीं करनी, महिला सुरक्षा की बात नहीं करनी, किसान की बात नहीं करनी। अपने मुकदमे साफ करवा लो, अपने मुकदमे खत्म करवा लो। प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, यह संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। बात, हाँ जी इन्होंने सही बात कही। क्या नाम हो गया गुरुजी? अरे रुको भाई, अरे रुकिए, अरे रुकिए नसबंदी। क्या नाम हो गया बेटा? साहिल। साहिल, किनारा हो। अच्छा तो कहां से आना हुआ? सीमापुरी से। सीमापुरी से। सीमापुरी से। क्या काम करते हो बेटा? सैलून। सैलून है, बहुत काम के आदमी हो तुम। रुको अभी मैं आया जी। हाँ जी बोलिए जनाब आली, मैं आया, एक एक करके आता, मैं आ रहा हूँ जी। मैंने ये देखा है। क्या नाम साहब आपका? विकास शर्मा है। विकास शर्मा जी कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी का रहने वाला हूँ, दिल्ली में जॉब करता हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। जनाब सवाल आपका। मैं 100 बात की एक बात बोलता हूँ, जब से 2014 से जनता बहुत खुश है और अपने घरों में है, और जितने भी ये नेता हैं सब सड़कों पे हैं। और अब 2024 के बाद ये सड़कों पे भी नहीं मिलेंगे। फिर कहाँ मिलेंगे ये? अब ये 2024 में जनता ही बताएगी कहाँ मिलेंगे। मैं जानता, मैं आ गया। कुछ बातें ऐसी होती जिसमें मुझे भी हंसी रोकना बड़ा मुश्किल हो। वकील साहब जाग गए? खून जाग गया? कहाँ के रहने वाले हो? बनारस। बनारस। थोड़ा देर से जागता है लेकिन जागता है जी। बोलो। दोनों
दोनों का वक्तव्य सुनना पड़ता है ना। दोनों का वक्तव्य सुनना पड़ता है। बोलो, जजमेंट दो। जजमेंट कौन हम देने वाले हैं? हाँ। बस नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बीजेपी कांग्रेस दोनों यहाँ पे बैठी हुई है। हाँ। कम्युनल बात पे थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि पार्टी महात्मा गांधी ने एक बार बोला था कि जो चुनाव है वो एक सांप है, जितना घुसेंगे उतना फंसेंगे। ये महात्मा गांधी ने बोला था। सुनिए तो ये एनसीपी टूट रहा है, ये तो पॉलिटिक्स चल रहा है। मेन यहाँ पे मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड आज देश में चल रहा है। लॉ कमीशन ने भी बोला है कि उस पर सजेशन मांगा था। बीजेपी और कांग्रेस दोनों से प्रश्न है मेरा नॉर्मल सा, कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, हर का एक पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट होता है, तो नॉर्थ ईस्ट में जितने हमारे भाई बहन रह रहे हैं उनको बहुत दिक्कत होगा कस्टम यूज करने में। तो बीजेपी का तो ये है कि कैसे वो करेंगे। कांग्रेस का यहाँ पे मेन प्रश्न ये है कि जब 1951 में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी जब कोडिफिकेशन कर रहे थे उस वक्त, तो उस समय बाबा भीमराव अंबेडकर भी बहुत नाखुश थे कि जब हिंदू कोड को कोडिफाई किया जा रहा था, तो उस समय क्यों नहीं मुसलमानों के लिए कोडिफिकेशन करके कांग्रेस लाए, और जब आज भारतीय जनता पार्टी सबके लिए जब कोडिफाई कर रहा है कोड, तो क्यों ये निराश हो रहे हैं? उस वक्त सिर्फ एक जी 1950 में हिंदू कोर्ट बिल के लिए बात हुई तो नेहरू जी ने कहा कि नहीं, चुनाव के बाद ये फैसला होगा, चुनाव में बात, उसके बाद हिंदू कोडिफाइड बिल हुआ, लेकिन मुस्लिम पे बात नहीं हुई। जी एक मिनट, एक एक करके मैं बात करता हूं। जवाब बनता है। वकील साहब निराश, सारे सवाल जवाब नहीं दिए जाते। वकील साहब निराश मत हो, हम समर्थन में हैं। हम इनकी नीति और नीयत पर विचार कर रहे हैं कि क्या सा लाएंगे, क्या गोवा जैसा लाएंगे या सबको एक समान लाएंगे, पर एक समान नहीं हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कब करेंगे? फिर ये हिंदू राष्ट्र के ऊपर सरकार में बैठे हैं, बताइए कहां भूल गए? दुबई में जाके मुसलमान के पैर छूते हैं और यहाँ धक्के मारते हैं। ये किस तरह का सिविल कोड लाएंगे? सवाल यह है कि वक्त का इंतजार करो। ये लोग सत्ता के भूखे हैं, सत्ता के लिए कहीं भी कर सकते हैं। जी अरे एक मिनट, वन बाय वन रुकिए जी, आराम से वन बाय वन जी जी। वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की, मोदी जी की, मोदी जी की, मोदी जी की। अरे बोलना शुरू करिए ना, मुद्दे पे आइए। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। कल आपके न्यूज चैनल ने दिखाया था कि जो देश का एक सर्वे कराया आपने, जिसमें पसमानदा समाज की बहनों ने 78%, 70% सहमति जताई है। तो इस देश की यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिम महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं देश की, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से खुश हैं, क्योंकि उनको अब अधिकार मिलने वाला है। उनको अपने परिवार चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए और परिवार को आगे ले जाने के लिए एक ऐसा वरदान दिया है मोदी जी ने जो कोई नहीं दे सका। बताओ और सुन लो। नहीं जल्दी बोलिए ना फिर। हाँ, क्या मुसलमान कब इस बात का समर्थन करेगा या विरोध करता रहेगा? पहले 370 का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, यूसीसी का विरोध कर रहा है, एनआरसी का विरोध किया। क्या मुसलमान विरोध करेगा? मुसलमान समर्थन करेगा, क्योंकि मुसलमान समर्थन करेगा तो इस देश का भाग्य बदलेगा। और ये यूसीसी मुस्लिम समाज के लिए एक वरदान है। क्या बात है। देखिए आज तो बहुत मल्टीपल सब्जेक्ट्स आ रहे हैं हमारे बीच, बहुत मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। बात शुरू हुई थी कहां से? महाराष्ट्र से, फिर पहुंची मणिपुर, फिर पहुंच गई बंगाल, फिर जगदीश जी ले आए दिल्ली में, फिर पता नहीं कहां कहां घूमती हुई अब यहाँ आई है। लेकिन मैं भी एक नया सब्जेक्ट, बहुत चर्चित सब्जेक्ट बोलने जा रहा हूँ। मुद्दे पर ही है। आज देश की सबसे बड़ी खबर है, हम लोग रोज सीबीआई, ईडी करते रहते हैं, लेकिन ईडी जिनको 2 साल के लिए एक्सटेंशन सर्विस दी गई थी, जब उनका 2 साल पूरा होने वाला था तब 60 साल हो गई थी उम्र, तो उसको बढ़ा के 3 साल कर दिया गया स्पेशल अध्यादेश। फिर 1 साल एक्सटेंशन, 1 और साल एक्सटेंशन, 1 और साल एक्सटेंशन। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या हो रहा है भाई? ये 5 साल तक के ईडी, ये क्यों एक ही व्यक्ति को जितने का ये रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन जो रद्द किया, बड़ा सवाल यह है कि ईडी पद पर रहते हुए इन्होंने जो फैसले लिए, जो राजनीतिक दुष्चक्र चलाया, उस फैसलों को रद्द किया जाएगा कि नहीं, यह सवाल है। सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल है कि फैसला रद्द करने से नहीं चलेगा, ईडी का एक्सटेंशन रद्द करने से। मतलब आप कह रहे हैं रेट्रोगेट, मतलब पीछे से जाके सारे फैसले हों। जब उनकी नियुक्ति एक्सटेंशन अवैध है तो उनके फैसले आगे का एक्सटेंशन हुआ ना? नहीं रोका है ना, एक्सटेंशन सवाल उठा दिया जो होना। मैं समझ गया, तो भाई आगे की नियुक्ति पे किया ना, पीछे के उसमें तो थोड़ी ना सवाल उठाया। जब 5 साल, बहरहाल 5 साल से लगातार नियुक्ति एक्सटेंशन चल रहा है, अभी जाके रोका है। ये 5 साल की जांच होनी चाहिए। राइट प्रेम कुमार जी। जी मैं बड़ा हैरान हूँ, जब बात तथ्यों की आती है तो जरा बता दे कितनी बार एक्सटेंशन दिया है। मैं फिर पुनरावृत्ति करता हूँ, पूछता हूँ,
अरे दो बार एक्सटेंशन दिया, वो वैलिड है। तीसरी बार एक्सटेंशन को जो प्रोसीजरल लैप्स के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने करेक्शन की बात की, उन्होंने पूछा कि क्या ईडी में इसका योग्य ऑफिसर नहीं है कोई क्या? वो प्रोसीजर की बात है ना, प्रोसीजर की बात है। तो ये लोकतंत्र है या नहीं है? न्यायपालिका अगर इस तरह के फैसले देती है तो इसका मतलब है, यह प्रमाणित होता है कि लोकतंत्र है। और मैं बात करता हूँ, तमाम लोगों ने राज्यों की बात की, भूषण मामले में भी है तो है ना, शर्म है किसी अरे को? है ना। अरे पार्टी से तो निकालो। मैं बात करना चाहूंगा, सवाल तो पूछो, चुप्पी तो तोड़ो। एक मिनट, मैं बात करना चाहूंगा समूचे हिंदुस्तान की। राज्यभर बात हो गई, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही थी, मैं बड़ा हैरान हूँ। अरे 5 बेसिक विषय हैं, उन पर अगर मान लीजिए भारत एक परिवार है, कितने लोग मानते हैं कि भारत एक परिवार है? भारत एक परिवार है कि नहीं? अब मुझे ये बताइए, परिवार में एक भाई कहेगा नहीं मुझे अलग तरह का अधिकार चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं मुझे अलग तरह का अधिकार चाहिए, तीसरा कहेगा मुझे अलग तरह का चाहिए, तो वो परिवार एकत्रित परिवार रहेगा या नहीं रहेगा, जरा बता दीजिए। गोवा और गाय के बारे में ही पूछ लो, गोवा के बारे में इनका क्या कानून है, गाय के बारे में क्या इनकी सोच है, पूछ लो जरा। ये राम भक्त हैं, ये गाय भक्त हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। एक कमेंट, 2019 के चुनाव हारने के बाद कांग्रेस को गोत्र याद आया था और 2024 का सर्वे याद आया तो हिंदू राष्ट्र याद आ गया कांग्रेस को। इससे बड़ी बात क्या होगी? आया खड़े रहो जी। जनाब कहाँ से आना हुआ? सर मैं नोएडा से ही हूँ। नोएडा से क्या काम करते हैं साहब? अभी फिलहाल तो मैं 3-4 महीना से बैठा हूँ। बैठे हुए हैं? हाँ। उससे पहले क्या काम करते थे? एक छोटा मोटा वेंडर था। वेंडर थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक मिनट आराम से, क्या नाम है आपका? महबूब आलम। महबूब आलम साहब जी, सवाल। महबूब आलम साहब का सवाल जी जनाब। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि 2014 में अच्छे दिन और 15 लाख के जुमले थे, या जुमला बोलिए क्योंकि लास्ट में तो जुमला ही हो गया। एक मिनट नहीं वो सब बात नहीं। पिछले बार इलेक्शन में 15 लाख और अच्छे दिन का नारा था। इस बार क्या यूसीसी के अलावा भी क्या क्या मुद्दे में आएंगे इलेक्शन में, मैं ये जानना चाहता हूँ। और दूसरी बात, क्या नेता अपना घर जनता को ऐसी मूर्ख बना के और हर बार का चुनाव जीतते रहेंगे? और जनता, क्या ये मॉडर्न जो मीडिया अभी चल रहा है, अभी जो मैं दिख रहा हूं, पहले का मीडिया होता था कि बड़ा आराम से फलाने जगह ये हुआ, फलाने जगह ये हुआ, सुन लिया और घर में चले गए। आज के देखिए क्या माहौल नेता का है और क्या माहौल जनता का, कब तक, और क्या माहौल मीडिया का है। बिल्कुल सही। मैं आलम साहब आपके तीनों सवाल में 100 में 100 नंबर देता हूं आपको, 100 में 100 नंबर देता हूं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि आपने वादा किया था इस बात का कि अच्छे दिन आएंगे, इस वादे के साथ आप आए थे, तो अब आप ये मुझे बताइए 2024 में आप किस चुनावी वादे के साथ जाएंगे? और आपने एक दूसरा सवाल इससे पूछा कि 15 लाख का बात कही थी आपने, वो तो बोला था, आपने मान लिया कि भाई वो तो चलिए चुनाव का बात थी। तीसरी बात आपने कही कि मीडिया है, मीडिया पे मैं बोलूंगा, मीडिया में ना बिल्कुल सही आलम, बिल्कुल 100% सही बोला। मीडिया वाला पोर्शन मैं बोलूंगा, बाकी वो तो चलो जल्दी बोलो। सर 9 साल बेमिसाल पे बोलूंगा, लिखा भी है, देख लीजिए। तुम भी गजब के आदमी हो, उन्हीं के आगे खड़े हो। लिख दिया तुरंत, चलते तुरंत। अरे गजब आशु कवि, बोलो जल्दी। 9 साल बेमिसाल मित्र हुए माला माल, देश की जनता को कर दिया कंगाल। मित्र ने लगाया बैंक को चूना, जनता से मांगा टैक्स को दूना। भेल को बेचा, सेल को बेचा, नहीं रुका वह तेल को बेचा, पोर्ट को बेचा, एयरपोर्ट को बेचा, कसर न छोड़ी रेल को बेचा। 9 सालों का दिया मिसाल, बुर रहा फिर ऐसी। भाई एक मिनट, हाँ जी जनाब कहाँ से आना हुआ? मैं हूँ दिल्ली से ही। दिल्ली से? अयोध्या से हूँ मैं। अयोध्या से जी जनाब, क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम विमल प्रकाश उपाध्याय। विमल प्रकाश उपाध्याय जी। जी मेरा कहना ये है, अभी वो कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल पे, हाँ। जो उन्होंने बातें करी, वो तंज करा, वो कवि हैं, अपना बात कह सकते हैं। की बात कर रहा हूँ। हाँ। अभी भाई आलम जी ने कहा कि हमने पिछले जो 9 साल गुजरे, इस 9 साल में जो जुमले की बात कर रहे हैं, वो जो मोदी जी ने जो एनडीए गवर्नमेंट ने अपना वो लेके घोषणा पत्र में दिया था कि 15 लाख रुपए मिलेंगे, जैसे उनका कहना। घोषणा पत्र में नहीं था ये बात, मतलब कहीं कहा था, कहीं थी। हाँ। उसके आप मैं देखूं, अगर तो जब नोटबंदी हुई, नोटबंदी के समय कितने पैसे भारत में आए, कितने पैसे गड़े हुए निकले, वो पैसा तो हमारे भारत को मिला ना, किसी और को तो नहीं मिला। क्या काम करते साहब आप? मैं इंटीरियर डिजाइनर। इंटीरियर डिजाइनर है। मैं ब्रेक में आपसे बात करूंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर आगे बढ़ता हूं।
वहीं इस पुल के बह जाने के बाद वहां से लोगों का आना जाना बंद हो गया और इन हालात में कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया। ऐसे में जो जहां था वहीं फंस गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 2 दिनों से लगातार जारी मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया, जिसके बाद वहां जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे भी पानी में डूब गया, जिसकी वजह से उस पर आने जाने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। कठुआ से जो तस्वीरें सामने आई उनमें जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पानी में पूरी तरह डूबा नजर आया। इस दौरान हाईवे का डिवाइडर भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। वहां से गुजर रही बड़ी बड़ी गाड़ियों के पहिए भी पानी में डूबे हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, बारिश का पानी कुछ कारों के बोनेट तक जा पहुंचा। इस बीच तालाब में तब्दील हुए जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर कई गाड़ियां फंस गईं, जिसके बाद कुछ लोग उन्हें धक्का लगाते नजर आए। उधर महाराष्ट्र के जलगांव जिले में मौजूद भुसावल में बड़ा हादसा टल गया। वहां भारी बारिश में रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन वक्त रहते 2 लड़कों की सूझबूझ की वजह से ट्रेनों को समय रहते रोक दिया गया, जिसकी वजह से बड़ा रेल हादसा टल गया। क्योंकि भुसावल डिवीजन में भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक को काफी नुकसान पहुंचा, जिसकी जानकारी रेलवे को नहीं थी, लेकिन वक्त रहते 2 लड़कों की नजर पड़ी। उन्होंने इसकी जानकारी रेलवे के अधिकारियों को दी। खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। उस जगह पर कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इस दौरान कुछ लोग रेलवे ट्रैक से तेज रफ्तार में बह रहे पानी का वीडियो बनाते भी दिखाई दिए। तेज बहाव में रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचने की वजह से उस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप रही, लेकिन 2 लड़कों की सूझबूझ की वजह से बड़ा रेल हादसा टल गया। राजधानी दिल्ली से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें जलभराव के बीच 2 स्कूटी सवार नाले में समा गए। वायरल वीडियो रोहिणी सेक्टर 21 का बताया जा रहा है, जहां रास्ते से गुजर रहे 2 स्कूटी सवार देखते ही देखते सड़क किनारे खुले मेनहॉल में गिर गए। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों स्कूटी सवार को वक्त रहते मेनहॉल से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आसपास के सभी कच्ची कॉलोनियों का पानी सड़क पर आकर जमा हो जाता है। बारिश के सीजन के अलावा भी यहाँ जलभराव की स्थिति बनी रहती है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में आई बाढ़ बारिश ने तबाही मचा दी, जहां से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कार और मोटरसाइकिल पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह बहते नजर आए। क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से सोलन में बाढ़ जैसे हालात बन गए और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कार और मोटरसाइकिल पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह तैरती दिखी। इतना ही नहीं, पानी के तेज बहाव में एक सामान ले जाने वाला ट्रक भी बहता नजर आया, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था कि वहां पार्किंग में खड़ी भारी भरकम गाड़ियों को जिस दिशा में चाहे बहा कर ले जाता दिखा। सोलन जिले से ही पहाड़ खिसकने की एक खौफनाक तस्वीरें सामने आई, जिसमें हाईवे पर अचानक से पहाड़ का मलबा गिरता नजर आया। इस दौरान वहां से गुजर रही कुछ गाड़ियां मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बच गई, लेकिन वहां से जो तस्वीर आई उसे देखकर लोगों की सांसें अटक गईं और पहाड़ से गिरते मलबे को देखकर लोग दहशत में आ गए, क्योंकि नेशनल हाईवे पर जमीन खिसकने से पहाड़ का मलबा भरभरा कर नीचे गिरता दिखा। इस बीच वहां हाईवे से कुछ गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन हाईवे पर मलबा गिरते देखकर वो लोग वहीं ठहर गए। पहले मलबा धीरे धीरे गिरता रहा, फिर कुछ ही सेकंड बाद अचानक पहाड़ का भारी भरकम हिस्सा पेड़ों को उखाड़ते हुए हाईवे पर आ गिरा। इस दौरान वहां कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बच गईं। और वहीं हरिद्वार के लक्सर में एक बड़ा मगरमच्छ बारिश के पानी में तैरकर रिहायशी इलाके में घुस गया, जिसे देखकर हर किसी के होश फाख्ता हो गए। वायरल वीडियो में सड़क में भरे हुए पानी में मगरमच्छ छटपटाता हुआ नजर आया और इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। वीडियो लक्सर इलाके के मलकपुर गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा मगरमच्छ इतना बड़ा है जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बाढ़ से आई तबाही के बीच लोगों को बचाने का काम जारी है, लेकिन इस बीच रेस्क्यू टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाढ़ के बीच फंसे कई लोगों ने अपने घरों को छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वहां लोगों को बचाने के लिए जुटी टीम को खासी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि मंडी में भारी बारिश के बाद आई आफत के बीच फंसे कुछ ऐसे भी परिवार थे जो इस आफत में अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं दिखे। हालांकि रेस्क्यू टीम को जहां भी खतरा दिखा वहां से लोगों को समझा बुझाकर सुरक्षित निकालने की कोशिश करती दिखाई दी। जहां जहां पर लोगों को खतरा है वहां से लोगों को हमने इवैक्यूएट किया। मंडी में भीषण बारिश के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आया और ब्यास नदी में आई बाढ़ ने शहर के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में तेज लहरों ने तांडव मचा दिया। बारिश के बाद उफान पर आई नदी का पानी अपने साथ पुल का एक हिस्सा बहा ले गया, जिसके बाद सोलन से बद्दी जाने वाला रास्ता बंद हो गया, क्योंकि नदी की तेज धार में पुल का करीब 20 मीटर का हिस्सा बह गया, जिसके बाद नदी का मटमैला पानी वहां से तेजी से बहने लगा। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस वक्त पुल का यह हिस्सा नदी में समाया उस वक्त पुल के ऊपर कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पुल का हिस्सा टूटने के बाद शहर से लोगों का संपर्क टूट गया। उधर प्रशासन ने पुल के आसपास रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगह जाने की अपील की, क्योंकि पुल का दूसरा हिस्सा भी कमजोर पड़ गया और आशंका जताई जा रही है कि वो कभी भी टूट सकता है। और वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ब्यास नदी खूब तबाही मचा रही है। ब्यास नदी का पानी बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।
प्रदेश में ब्यास नदी और अन्य नदियां उफान पर हैं। सैलाब के जोर में कहीं पुल ढह गए तो कहीं कारें और ट्रक बह गए। नदी की तेज धार में ट्रक तिनके की तरह बह गया और भूस्खलन की कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश के कारण कई जगह सड़कें धंस गईं, कई मकान तबाह हो गए। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। राज्य में कई जगह भूस्खलन की खबरें हैं। मंडी, शिमला, चंबा में हाईवे जैम है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ ने जान पर खेलकर बचाया। बीते कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से कई लोग नदी के एक किनारे पर फंस गए। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ के कई जवान उन्हें बचाने के लिए पहुंचे और फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। नदी में उफनते पानी को देखते हुए उन लोगों को एक छोर से दूसरे छोर पर लाना आसान नहीं था, लेकिन एनडीआरएफ के जवानों ने हार नहीं मानी और रस्सी की मदद से वहां फंसे हुए लोगों तक पहुंच गए। इसके बाद एनडीआरएफ के जवानों ने एक एक करके लोगों को वहां से निकाला और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। हिमाचल के कुल्लू में बाढ़ में फंसे कुछ लोगों का रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि ये लोग नदी किनारे बने एक मकान में फंस गए थे और जब अचानक बाढ़ का पानी मकान में घुसने लगा तो इनकी जान हलक में अटक गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम के कुछ सदस्य पानी के बीच फंसे लोगों के पास पहुंचे और कुछ सदस्य दूसरी तरफ ही उनकी मदद के लिए रुक गए। जिसके बाद पानी के बीच पहुंची टीम ने मकान की छत पर चढ़कर रोपवे के सहारे एक एक कर सभी लोगों को पानी के दूसरी तरफ सुरक्षित भेज दिया। जिसके बाद सभी की जान में जान आई, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था कि कभी भी वो मकान उसकी भेंट चढ़ सकता था, जिससे वहां फंसे लोगों की जान भी जा सकती थी। लेकिन रेस्क्यू टीम ने वक्त रहते वहां पहुंचकर फंसे हुए सभी लोगों की जान बचा ली। और वहीं पंजाब के समराला में बारिश का पानी खेतों में भर गया, जिससे कि किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। हालात को जानने के लिए किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल बोंडली गांव पहुंचे और किसानों से बातचीत की। राजेवाल ने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए मुआवजे की मांग की। मुआवजे सरकार को करना चाहिए। राजेवाल ने दावा किया कि बाढ़ के चलते पशुओं की जान पर भी खतरा बना हुआ है। अगर किसानों के साथ सरकार ने इंसाफ नहीं किया तो प्रदर्शन होगा। उत्तराखंड के नैनीताल से पहाड़ खिसकने का एक खौफनाक वीडियो सामने आया। बारिश के बाद पहाड़ी का एक हिस्सा भरभराकर नीचे सड़क पर आ गिरा, जिससे सड़क पूरी तरह बंद हो गई और लोग दहशत में आ गए, क्योंकि रोंगटे खड़े कर देने वाले इस वीडियो में महज 6 सेकंड के अंदर पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिरता दिखा। गनीमत ये रही कि जिस वक्त सड़क पर पहाड़ का हिस्सा गिरा कोई यात्री वहां से नहीं गुजर रहा था। लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तराखंड के कई जिलों में हालात खराब हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा से निपटने के लिए पूरी तैयारी का भरोसा दिया। बरसात के समय में कभी भी यहाँ पर आपदा की स्थिति पैदा हो जाती है, इसलिए उस स्थिति से निपटने के लिए हर प्रकार से तैयारी की जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश के रामगढ़ से देहरादून जा रही एक बस पानी के तेज बहाव में फंस गई, जिसके बाद उस बस में सवार सभी यात्री बुरी तरह से घबराए हुए नजर आए और लोग अपनी जान। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हालात बेकाबू। पंजाब में भी हाहाकार। कई जगहों पर अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग के दौरान भी कई जगहों पर हिंसा। आपस में भिड़े टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता। उपद्रव करने वालों पर पुलिस का एक्शन। कई जगहों पर फिर से पोलिंग की बीजेपी की मांग। यूसीसी पर देश का सबसे बड़ा सर्वे। ज्यादातर मुस्लिम महिलाओं ने संपत्ति में पुरुषों के समान उत्तराधिकार के अधिकार का किया समर्थन। तलाक के बाद बिना बाधा शादी के समर्थन में भी महिलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल को घटाया। 18 नवंबर की जगह 31 जुलाई को होंगे रिटायर। केंद्र सरकार को नया निदेशक चुनने के लिए जुलाई का वक्त दिया। साफ होते ही रेस्क्यू किया जाएगा। इनमें 75 महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें अमेरिकी नागरिक समेत 3 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आई बाढ़ की वजह से कई लोग अलग अलग इलाकों में फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उनमें 50 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, क्योंकि वहां भारी बारिश के बीच नदी और नाले उफान पर आ गए, जिनकी वजह से कठुआ में रामबाग और उसके आसपास के गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। बाढ़ के बीच वहां 50 से ज्यादा लोग अलग अलग इलाकों में फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ और पुलिस की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कठुआ से रेस्क्यू की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बचाव कर्मी उफनते नाले को नाव के जरिए पार करके वहाँ बाढ़ वाले इलाकों में फंसे लोगों को निकालते नजर आए। जो गाँव है सारे, इनमें पानी आ गया और पानी का बहाव काफी तेज है। वहां बाढ़ के बीच लोगों के फंसे रहने की आशंका बनी रही, जिन्हें ढूंढने के लिए बचाव कर्मी ड्रोन का इस्तेमाल करते नजर आए।
हरियाणा के अंबाला में लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। वहां से सैलाब की डरावनी तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारी बारिश के बाद नदियों के बेकाबू होने से पूरा शहर जलदुर्ग में तब्दील हो गया है और अंबाला से बाहर जाने और आने वाले सभी रास्ते बंद हो गए। अंबाला की 2 नदियां घग्गर और टांगरी ओवरफ्लो हो गई, जिससे शहर समेत कई गांव इसकी चपेट में आ गए, जिसकी वजह से दिल्ली और पंजाब की तरफ जाने वाली नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर शंभू बॉर्डर तक जाम लग गया। जिला प्रशासन ने हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाने का आदेश दे दिया। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ चुकी है। वहां बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब नजर आया, जिसका हैरान कर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। वहां लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि सैलाब ने पूरे इलाके में अपना कब्जा जमा लिया, जबकि सड़कों पर भी पानी की तेज धार बहती हुई नजर आई और रिहायशी इलाके में उफनती लहरें दहशत पैदा करती दिखाई दी। न्यूयॉर्क में सैलाब ने एक महिला की जान ले ली। वहाँ कुदरत के कहर का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें भारी बारिश के बाद वेस्ट पॉइंट में सड़कें डूबी नजर आई और घर के पास से बाढ़ का पानी तेज रफ्तार में बहता दिखा। कश्मीर के उधमपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां नदी पर बना एक पुल पानी के तेज बहाव की वजह से बह गया, जिसके बाद लोगों में खौफ भर गया, क्योंकि लोग देखते ही रह गए और पुल पानी के साथ बहता चला गया। वहां बीते 4 दिनों से तेज बारिश हो रही है, जिसका नतीजा यह हुआ कि नदी का जलस्तर बढ़ गया और पानी का बहाव तेज होने के कारण आधा पुल कागज की किसी कश्ती की तरह बह गया। वहीं इस पुल के बह जाने के बाद वहां से लोगों का आना जाना बंद हो गया और इन हालात में कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया। ऐसे में जो जहां था वहीं फंस गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 2 दिनों से लगातार जारी मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया, जिसके बाद वहां जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे भी पानी में डूब गया, जिसकी वजह से उस पर आने जाने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। कठुआ से जो तस्वीरें सामने आई उनमें जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पानी में पूरी तरह डूबा नजर आया। इस दौरान हाईवे का डिवाइडर भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। वहां से गुजर रही बड़ी बड़ी गाड़ियों के पहिए भी पानी में डूबे हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, बारिश का पानी कुछ कारों के बोनेट तक जा पहुंचा। इस बीच तालाब में तब्दील हुए जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर कई गाड़ियां फंस गईं, जिसके बाद कुछ लोग उन्हें धक्का लगाते नजर आए। उधर महाराष्ट्र के जलगांव जिले में मौजूद भुसावल में बड़ा हादसा टल गया। वहां भारी बारिश में रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन वक्त रहते 2 लड़कों की सूझबूझ की वजह से ट्रेनों को समय रहते रोक दिया गया, जिसकी वजह से बड़ा रेल हादसा टल गया, क्योंकि भुसावल डिवीजन में भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक को काफी नुकसान पहुंचा, जिसकी जानकारी रेलवे को नहीं थी, लेकिन वक्त रहते 2 लड़कों की नजर पड़ी। उन्होंने इसकी जानकारी रेलवे के अधिकारियों को दी। खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। उस जगह पर कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इस दौरान कुछ लोग रेलवे ट्रैक से तेज रफ्तार में बह रहे पानी का वीडियो बनाते भी दिखाई दिए। तेज बहाव में रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचने की वजह से उस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप रही, लेकिन 2 लड़कों की सूझबूझ की वजह से बड़ा रेल हादसा टल गया। राजधानी दिल्ली से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें जलभराव के बीच 2 स्कूटी सवार नाले में समा गए। वायरल वीडियो रोहिणी सेक्टर 21 का बताया जा रहा है, जहां रास्ते से गुजर रहे 2 स्कूटी सवार देखते ही देखते सड़क किनारे खुले मेनहॉल में गिर गए। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों स्कूटी सवार को वक्त रहते मेनहॉल से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आसपास के सभी कच्ची कॉलोनियों का पानी सड़क पर आकर जमा हो जाता है। बारिश के सीजन के अलावा भी यहाँ जल भराव की स्थिति बनी रहती है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में आई बाढ़ बारिश ने तबाही मचा दी, जहां से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कार और मोटरसाइकिल पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह बहते नजर आए। क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से सोलन में बाढ़ जैसे हालात बन गए और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कार और मोटरसाइकिल पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह तैरती दिखी। इतना ही नहीं, पानी के तेज बहाव में एक सामान ले जाने वाला ट्रक भी बहता नजर आया, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था कि वहां पार्किंग में खड़ी भारी भरकम गाड़ियों को जिस दिशा में चाहे बहाकर ले जाता दिखा। सोलन जिले से ही पहाड़ खिसकने की एक खौफनाक तस्वीरें सामने आई, जिसमें हाईवे पर अचानक से पहाड़ का मलबा गिरता नजर आया। इस दौरान वहां से गुजर रही कुछ गाड़ियां मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। लेकिन वहां से जो तस्वीर आई उसे देखकर लोगों की सांसें अटक गईं और पहाड़ से गिरते मलबे को देखकर लोग दहशत में आ गए, क्योंकि नेशनल हाईवे पर जमीन खिसकने से पहाड़ का मलबा भरभरा कर नीचे गिरता दिखा। इस बीच वहां हाईवे से कुछ गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन हाईवे पर मलबा गिरते देखकर वो लोग वहीं ठहर गए। पहले मलबा धीरे धीरे गिरता रहा, फिर कुछ ही सेकंड बाद अचानक पहाड़ का भारी भरकम हिस्सा पेड़ों को उखाड़ते हुए हाईवे पर आ गिरा। इस दौरान वहां कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बच गईं। और वहीं हरिद्वार के लक्सर में एक बड़ा मगरमच्छ बारिश के पानी में तैरकर रिहायशी इलाके में घुस गया, जिसे देखकर हर किसी के होश फाख्ता हो गए। वायरल वीडियो में सड़क में भरे हुए पानी में मगरमच्छ छटपटाता हुआ नजर आया और इलाके में अफरा तफरी का माहौल है।
वीडियो लक्सर इलाके के मलकपुर गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा मगरमच्छ इतना बड़ा है जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बाढ़ से आई तबाही के बीच लोगों को बचाने का काम जारी है, लेकिन इस बीच रेस्क्यू टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि बाढ़ के बीच फंसे कई लोगों ने अपने घरों को छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वहां लोगों को बचाने के लिए जुटी टीम को खासी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि मंडी में भारी बारिश के बाद आई आफत के बीच फंसे कुछ ऐसे भी परिवार थे जो इस आफत में अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं दिखे। हालांकि रेस्क्यू टीम को जहां भी खतरा दिखा वहां से लोगों को समझा बुझाकर सुरक्षित निकालने की कोशिश करती दिखाई दी। जहां जहां पर लोगों को खतरा है वहां से लोगों को हमने इवैक्यूएट किया। मंडी में भीषण बारिश के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आया और ब्यास नदी में आई बाढ़ ने शहर के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में तेज लहरों ने तांडव मचा दिया। बारिश के बाद उफान पर आई नदी का पानी अपने साथ पुल का एक हिस्सा बहा ले गया, जिसके बाद सोलन से बद्दी जाने वाला रास्ता बंद हो गया क्योंकि नदी की तेज धार में पुल का करीब 20 मीटर का हिस्सा बह गया, जिसके बाद नदी का मटमैला पानी वहां मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। आप गाएंगे हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम सिया राम जय जय राम गाएंगे। राम सिया राम जय सब लोग साथ में गाएंगे। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। भैया जी कहीं में आप सभी का स्वागत। डीटीसी बस वाले भी यहाँ पे खड़े हैं, उनके पेंशन नहीं मिली 3 महीने से। दिव्यांगों का मसला मैंने पहले उठाया कि उनकी पेंशन बहुत कम है उसको, लेकिन एक समस्या जिस पर मैं चाहता हूं कि लगातार बात हो वो हम आप सबसे बहुत तेजी की ओर बढ़ती हुई, और वो है कैंसर को लेकर। मुझे आज कहने में बेहिचक मैं आज आपसे बोलता हूं, मैं आपसे बात भी करना चाहता हूं। जिस तरह से तेजी से बढ़ा है हमारी लाइफस्टाइल, हमारे खान पान तमाम चीजों से जुड़ा है, और क्यों है कितनी तेजी से बढ़ा इस पर सरकार भी चिंतित है, और मुझे लगता है कि बार-बार लगातार इस पर बातचीत भी होनी चाहिए। और ऐसे मौकों पर जहां पे मैं मौजूद हूं वहां से ये सवाल भी उठाया जाना चाहिए और पूछा जाना चाहिए। हमारे आसपास पड़ोस में कैंसर के केसेस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और बहुत बहुत विकट समस्या है ये। इलाज महंगा, तीमारदार जिस तरह से कैंसर के पीड़ितों के साथ उनके तीमारदार लगते हैं, लंबा समय लगता है और किस तरह से वो टूटते हैं। इन तमाम सारे सवालों को अगर कभी मौका लगे तो जरूर पूछिए, बार बार पूछिए। यहाँ पे एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स आए, उनसे बातचीत का सिलसिला जुड़े, बहुत अच्छा होगा। हम लोग रोज बहस करते हैं, मुद्दों पे करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे जीवन से जुड़ी ये मुद्दा जरूर पूछा जाना चाहिए। आज इसी डिबेट में एक शख्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे अभी कुछ देर पहले ये सूचना दी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम सारे लोग प्रार्थना करते हैं कि उनके भाई सकुशल और उससे दूर, क्योंकि टेस्ट होने गया है, उससे हम ये कामना करते हैं कि उस सबसे दूर होंगे।
मैं सारे लोगों से ये कहता हूं कि उनके लिए प्रार्थना करें और ईश्वर से इसके लिए बहुत विनती करें। जी, आप बहुत देर से बोल लेते हैं। जी सर, आपने जो टॉपिक उठाया कैंसर का, ये शायद ईश्वर न करे किसी के साथ हो, लेकिन मेरे साथ 2 केस हो चुके हैं। 2013 में मेरे पापा कैंसर से ही एक्सपायर हो गए। एट प्रेजेंट माय मदर इज सफरिंग फ्रॉम दिस। और सर, वो मतलब कैंसर हमारे रगों में इस तरह से घुलता जा रहा है जैसे कि हम पानी पी रहे हो, और ये कहीं ना कहीं हर गवर्नमेंट की कमी है सर। आई एग्री। और सर, ये हम या जितनी भी आम पब्लिक खड़ी है, वो वाकई टॉपिक पे बात नहीं करती है, वह हो हल्ला करके और घर निकल जाते हैं। और आज भी यही होगा सर, आज भी डेफिनेटली यही होना है। और सर, जितने भी प्रोडक्ट हैं, खाने से लेके पीने से लेके, आप मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट बताइए जो कि दवाइयों से निर्मित ना हो। और कोई भी एक बंदा ऐसा मुझे बता दे इस भीड़ के अंदर कि हम जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं वाकई वो प्योर है, एकदम प्योर है आपके स्वास्थ्य के लिए। आपका जो बच्चा भी पैदा हो रहा है ना, मैं तो ये कहता हूं कि सर, हिंदुस्तान में ना बच्चे पैदा करने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि हम उनको ना गिफ्ट में एक ये भयंकर बीमारी देने जा रहे हैं सर। पतंजलि, ये सच है, ये वही बता सकता है जो इस चीजों से गुजरा है, और ये बहुत तेजी से। मैंने उनसे पूछा था, क्योंकि जब मैं बात करता हूं तो बहुत इमोशनल है मुद्दा, तो वो चले गए भीड़ से। मैं देख रहा था, उनसे आंखें मेरी मिल रही थी, वो चले गए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, हम क्या खा रहे हैं ये हमें नहीं मालूम है, और ये बहुत विकट समस्या है। मैं आया मुद्दे से लौटता हूं, मुद्दे पे ही बात करूंगा। जी शैलेंद्र जी। प्रतीक जी, कैंसर का विषय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही जो है आंखें खोलने वाला है। मेरे पिता स्वयं जो कैंसर पीड़ित हैं पिछले 2 वर्षों से, और अंतिम यात्रा पे किसी भी समय उनकी न्यूज आ सकती है। लेकिन बावजूद इसके मैं जो सबसे बड़ी बात जो कहने जा रहा हूं कि ये ऐसी समस्याएं ये सरकारों पर जो आप नहीं छोड़ सकते। उसका कारण बताता हूं मैं तार्किक। तमाम जो धूम्रपान या तमाम केमिकल्स, आपके पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो बहिष्कार का है। आप फॉर एग्जाम्पल जो है आप लिकर ले रहे हैं या आप जो है सिगरेट पी रहे हैं, इसके लिए कोई बाध्य तो नहीं कर रहा ना आपको, जो है कौन कंपेल कर रहा है? आप सब चीज क्या सरकारों पे छोड़ देंगे? जो है आप अगर बहिष्कार करेंगे, अगर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं आप उनको खरीदना बंद कर दीजिए, उनकी जो स्टॉकिंग जो कैपेसिटी है एक समय के बाद जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि जागरूकता सबसे बड़ी चीज है। और कैंसर है क्या बेसिकली, अगर मैं एक सेंटेंस में कहूं, शरीर के अंदर जो है जो कोशिकाओं की अनियंत्रित तरीके से जो वृद्धि है वही कैंसर है। और वो होती क्यों है? क्योंकि जो है आप केमिकल का जो इंटेक्स जाने अनजाने में वो जाता है, इसकी वजह से। नहीं, आराम से ऋतु जी, आराम से। बहुत इमोशनल इशू है। वो कह रही थी कि आराम से बोला जा सकता है। बिल्कुल आराम से ही बोल रहे हैं, आराम से ही बोल रहे हैं। दरअसल ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है। मैं प्लीज मुझे मालूम है आपको ये मुद्दा अच्छा नहीं लग रहा होगा, आपको वही चाहिए जो मैं आपको परोसने के लिए दे रहा हूं। मैं वही परोसूंगा जो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है आपको ये बताना कि ये भी है कि जो पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं खेतों में, वो कितने जिम्मेदार हैं ये भी पता होना चाहिए सर, जरूर होना चाहिए। हम जो डाल रहे हैं खेतों में, हमें नहीं मालूम है कि पहले 1 एकड़ में हम कितनी फसल लेते थे। आज हमने अपना पैदावार तो बढ़ाई है, लेकिन किस कीमत पर बढ़ाई है ये मुझे नहीं मालूम। जरूर बात होनी चाहिए। ऑफ कोर्स बीजेपी के प्रवक्ता उठाना। जी जगदीश जी कुछ कहना चाहते हैं? जी देखिए, पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि कैंसर जैसी बीमारी किसी को भी न हो। मुद्दे पे आ जाते हैं। अभी आपके शो में पीछे कुछ लोग खड़े हैं और मुझे कह रहे हैं हमें सहारा वाले पैसे नहीं दे रहे हैं। मैं इस मुद्दे पे आऊंगा, लेकिन अभी आप डिस्कस जी। सबसे पहले उन भाई के लिए मैं बाबा वैद्यनाथ से प्रार्थना करता हूं, सावन का मास है, कि उनकी समस्या दूर हो। मेरे तरफ से उनके प्रति पूरी श्रद्धा है। दूसरी बात, कैंसर भी एक विषय है। 9 साल की भी बात हुई, सारा कुछ हुआ। विकास को देखने के लिए दिल को विशाल करने की भी आवश्यकता है। हम इस देश को अगर आधुनिकीकरण की ओर जोड़ रहे हैं तो अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ा रहे हैं। और कैंसर की बात अगर हम करते हैं उसकी बुनियादी चीजों पे भी जाना चाहिए, क्योंकि खेती से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैंसर जुड़ा है। और पहली बार 9 साल की बात हो रही थी, पहली बार 9 साल में किसान हेल्थ सेंटर ज्वाइन करा के गलत यूरिया ना दिया जाए, उसमें सल्फर इनकी मात्रा ज्यादा ना हो, जागरूकता लाने का काम मोदी सरकार ने दिया। 9 साल में पहली बार 70,000 इथेनॉल कृषि मिल से खरीदने का, गन्ना मिल से काम मोदी सरकार ने दिया। और एक महत्वपूर्ण बात रोजगार की बात होती है। समान वर्ग से आता हूं,
4 पीढ़ी की सरकार ने केवल वोट की राजनीति करके गरीब अगर कोई सामान्य युवा का है उस पर किसी ने चिंता नहीं की। पहली बार 10% आरक्षण देने का काम मोदी सरकार ने दिया। और मैं थोड़ा जगदीश शर्मा जी के लिए कुछ कहना चाहता हूं। मुझे आपके बारे में पता चला, मैं आपको दिल से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं चाहता हूं जनता भी इस नमन में सम्मिलित हो। जब बम ब्लास्ट हुआ था सोरनी मार्केट में, हमने बहुत सेवा की थी, मैं दिल से आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन आज वही बम ब्लास्ट बंद हो गए हैं। ये 9 साल में हमने दिया है, ये मोदी सरकार का देन है। देखिए देखिए देखिए, अब आप थोड़ी देर आनंद लीजिए, उसी का जो तारीफ करी वो आनंद लीजिए थोड़ी देर। मैं आया जी, मैं आया जी। सब बम ब्लास्ट बंद हो गए, क्योंकि बम ब्लास्ट होंगे कैसे? सब तो सरकार में बैठे हुए हैं। No, this is very bad. This is very, no, this is very bad. नहीं रुकिए। ये भारतवर्ष की सबसे पुरानी पार्टी की प्रवक्ता है। ये सोच देखिए इनका मानसिक संतुलन देखिए, जो बिना तथ्यों के कुछ भी बोलना। अरे आपने तो अभी बोल दिया, अपना अपना देख लो। क्या देख लो? आपने अभी बोला ना, अपना अपना देख लो। हम कैंसर का कुछ नहीं कर पाएंगे। शराब की, अरे ये शराब की बोतल पियोगी क्या? शराब की बोतल पियोगी क्या? सिगरेट पियोगी क्या? नहीं, ये गलत नहीं। प्रतीक जी सुनिए, दुनिया भर के मुद्दों पे बात करेंगे। नहीं, तो ये गलत कहना बिल्कुल गलत है। प्रतीक जी, आप जो बात कहेंगे उसके लिए तथ्य होना चाहिए, आपके पास एविडेंस होने चाहिए। प्रतीक जी, तथ्य है, आपकी ही डिबेट में पहले बोल दिए गए हैं। खैर मैं इस बात पर नहीं जाती। तो क्या आपने बोला? ये क्या बोला कि कैंसर पर बात करते हैं? नहीं, मैं कैंसर पे नहीं, मैं मुद्दों पे बात करूंगा। मैं आ रहा हूँ ऋतु, मैं आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ जगदीश, आ रहा हूँ। प्रतीक जी, बहुत दुर्भाग्य है ना कि हमने कंडम किया। आपका शो है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने कहा कि हम अभी तक जो है एक भाजपा वॉशिंग मशीन, अलग अलग मुद्दे पर ये लेके आए। मैं उससे पूछना चाहता हूं, बेरोजगारी की बात करते हैं, खुले तौर पे जिम्मेदारी से कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी तो वो नीलकंठ के समान है जो उनको गाली देने वाले के भी रोजगार चला के रखे हैं। उनको गाली देने वाले। मैं आया। बम की बात करते हैं। अरे बम बंगाल में फट रहा है, 44 लोग मर गए। कांग्रेस के प्रवक्ता और जगदीश जी, राहुल सेना बना तो ये सेना बंगाल क्यों नहीं भेजते हैं? राहुल गांधी जी क्यों नहीं जाते? बीइंग सन ऑफ बंगाली मदर, ये प्रश्न है कि आज 44 लोग बंगाल में मर गए। मैंने अभी मुद्दा उठाया, कांग्रेस यहाँ भी मौन है, 18 को भी मौन थी, 23 को भी मौन थी। अरे कब तक बंगालियों को मारोगे? वंदे मातरम जिस बंगाल ने दिया, जिस जन ने दिया, जन गण मन ने दिया बंगाल ने। आप पंजाब भारत का नक्शा देखिए, एक मिनट, देखिए प्रतीक जी, जो मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता ने प्रणाम करा, मैं इसका स्वागत करता हूं। और हम ऐसा ही भारत चाहते हैं, अब से पहले के जितने भी धोती वाले सीनियर नेता थे वो लोकसभा में मुद्दों पर लड़ते थे, शाम को ब्याह शादी में खाने इकट्ठा करते थे, इकट्ठा रहते थे। हम ऐसे ही भारत चाहते हैं। ऐसे नौजवान को मोदी को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं इनके समर्थन में हूं, क्योंकि भारत खुशहाल रहेगा, लोग खुशहाल रहेंगे तो भारत बनेगा। जिस तरह का 9 साल का भारत बना दिया उसका हम विरोध करते हैं। उस भाई ने कहा राहुल गांधी की बात कही, वो जाते नहीं है। मेरे ख्याल वो देखते नहीं होंगे राहुल गांधी जनता के बीच में 9 साल से जनता के। वो कह रहे हैं कि प्यार मोहब्बत की दुकान जो है, मोहब्बत की दुकान बंगाल में क्यों नहीं खुल रही है, ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, हमारी दुकान तो पूरे भारत में खुल रही है। हम टुकड़ों में नहीं बांटते कि बंगाल में खोल लेंगे, मणिपुर में खोल लेंगे। हम भारत में खोल रहे हैं, हम भारत में खोल लेंगे और खोलते रहेंगे। इस बात को इन दोनों भाइयों को समझना चाहिए। ये भारत के भविष्य हैं और हमारा अपने सुधरे तो भारत कहां जा रहा है, देखना चाहिए। स्वाति जी आगे आइए, स्वागत है। देखिए प्रतीक जी, मुद्दा कहाँ था, हम किस विषय पे बात कर रहे थे? महाराष्ट्र से घूमते घूमते हम कहाँ आ गए? बात चली थी वॉशिंग मशीन की। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि वॉशिंग मशीन की बात चली थी किसने की? जो शिवसेना जो है और जो कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी, आपस में ये तीनों एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। पहले तो गठबंधन जनता के विरुद्ध इन्होंने बनाया, उसके बाद जो है जो भी परिस्थिति बनी ये लोग बना रहे हैं। और मास्टर साहब के डंडे से वही डरता है जो या तो होमवर्क करके नहीं आता है या क्लास में बैठ करके उदंडता करता है। तो वॉशिंग मशीन से मास्टर के डंडे से कौन डरता है वो तो जानिए। जी, आपने होमवर्क कर लिया क्या? आपने होमवर्क कर लिया? कितने राज्य भारत में? क्या मणिपुर भारत में नहीं है क्या? उत्तराखंड भारत में नहीं है क्या? बंगाल भारत में नहीं है क्या? बंगाल भारत में नहीं था। प्रतीक जी, आप मेरे को सिर्फ 2 सेकंड के लिए क्यों देते हो? मेरा कहो। ऋतु जी कहती है कि प्रतीक जी आप क्या है? मैं तो थाली का बैगन हूँ।
थाली का बैगन हूं मैं तो कह रहा हूं, जिधर मन हो उधर लुढ़का दो, यही तो है ना। वो लोग कहा कि मणिपुर क्या भारत में नहीं है, उधर से आवाज आई बंगाल क्या भारत में नहीं है। अब मैं क्या करूं बताइए, दोनों बातें जानी चाहिए जी, जिम्मेदारी की। प्रतीक जी, बंगाल पे बोलने वाले मणिपुर पर चुप क्यों हो जाते हैं, ये मैं पूछना चाहती हूँ। दूसरी बात ये है, क्या मोदी जी को जलता हुआ देश नहीं चल रहा है कि वो जो है चुनाव प्रचार में निकल जाते हैं? ठीक, राइट जी। प्रतीक जी, इन्होंने बंगाल मणिपुर दोनों पे कहा। मैं बोलता हूँ मणिपुर में सरकार ने बाकायदा कमेटी भेजी, NEDA के साथ हेमंता बिस्वा शर्मा भी गए, और बाकायदा भाजपा की कमेटी बंगाल में गई। राहुल गांधी गए बंगाल, राहुल गांधी गए बंगाल, मणिपुर गए, बंगाल गए, राहुल गांधी केरल गए, राहुल गांधी उन लोगों के घर गए जो उनके शासन में मरे। अपील करने गए राहुल गांधी। कैसे हैं जनाब, खैरियत? हाँ जी, अमरोहा से तारिक अजीम साहब का भाई। सॉरी, तारिक अजीम अमरोहा। तारिक अजीम अमरोहा से हैं, कैसे हैं, खैरियत से? कैसे आना हुआ जनाब इधर? आपको देखने के लिए आया हूँ। बस जैसे ये मुझे देखते रहिए, बस। कुछ सवाल भी है? सवाल है? देखने जवाब मिल जाएगा आपसे। बराबर जी, मैं आया जगदीश आया। प्रतीक जी, हाँ, 70 वर्ष वर्सेस 9 वर्ष। मैं आम मुसलमान हूँ और देश का नागरिक हूँ, आम जनता हूँ। 70 वर्षों में राम मंदिर बनाने के लिए किसने मना किया था? 70 वर्षों में 300 हटाने किसने मना किया था? 70 वर्षों में गरीब महिलाओं को गैस देने किसने मना किया था? 70 वर्षों में अरे आपको बात नहीं, जिस सिलेंडर की बात करें ना, उसी सिलेंडर में मैं भी बिहार से आता हूँ, लकड़ी जला के रखते हैं। 1100 की सिलेंडर है, ये कह रहे कि सिलेंडर दिया, पेट्रोल 100 रुपए की पेट्रोल है, तो 70 रुपए की बात कर रहे हैं, ये कैसे कह सकते हैं? हाँ, ठीक है। 70 वर्षों में उस गरीब महिलाओं के छत पे किसने को मना किया था? किसने मना किया था? जी जनाब, मैं आया जी, शैलेश जी। अच्छा, मुझे मतलब समझ में ही नहीं आया। सवाल उन्होंने कहा कि ये मैं आ रहा हूँ जी। देखिए, ये बात कर रहे थे महंगाई और जो बेरोजगारी की, इसी पे बात कर देता हूँ मैं। अरे भैया, यूपीए के रिजिम में आपको कौन रोक सकता, मैं आ रहा हूँ। यूपीए की रिजिम में जो महंगाई का आंकड़ा डबल डिजिट में होता था, और वो अब आके जो सिंगल डिजिट में आ गया जो, और जो बेरोजगारी क्या, अरे रुको ना भैया, बता देते हैं। जो रिटेल में जो महंगाई है वो 4.2% है, और क्या चाहिए आपको जो है। हाँ, ये ठीक है, कुछ चीजों की कीमतें बढ़ी हैं, उन पर नियंत्रण होना चाहिए। सरकार जो है उस पर जो है काम कर रही है। प्रतीक जी, 20 सेकंड तो दे दोगे? बोलिए। अच्छा, ये अभी आपने सुना होगा कि मोदी सरकार ने बहुत डंका पीट कर ये बोला था कि हम रुपये को जो है डॉलर के बराबर लेके आएंगे। आपने भी सुना होगा, सबने सुना होगा। लेकिन जब गलवान की घटना हुई, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, और मोदी जी ने ये बोला कि कोई घुसा नहीं, उसके बाद $100 बिलियन का जो है व्यापार बढ़ा दिया गया। आज जो है भारत रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है सस्ता, लेकिन किस मुद्रा में खरीद रहा है? वुहान में खरीद रहा है, चीनी मुद्रा में खरीद रहा है। यानी चीनी मुद्रा को डॉलर के बराबर करने के लिए मोदी जी प्रयासरत है, रुपये को नहीं। जी जनाब जी। प्रतीक जी, एक रुको, आ रहा हूँ जी। तमाम आम जनता से चुनकर सामान्य नागरिक को, चाय बेचने वाले को भी प्रधानमंत्री बनता देख इसी देश ने देखा है। और सामान्य नागरिक की ही मैं बात करता हूं। अगर किसी के घर में 2 फ्लोर का घर है, कोई नीचे सामने वाले को किराए पे लगा देता है ताकि 2 पैसा इनकम होकर आए, उसकी घर की स्थिति मजबूत हो, उसे घर बेचना नहीं कहते। उसी प्रकार रेलवे और एयरपोर्ट अगर मेंटेनेंस के लिए किसी को दिया है तो सरकारी संपत्ति को बेचा नहीं है, मजबूत करने के लिए दिया है। नेतृत्व क्लियर है हमारा कि देश को मजबूत बनाना है, सशक्त। प्रतीक जी, टमाटर महंगा नहीं है, जहरीला है। टमाटर इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि जहरीला है। वही बोल रहे हैं। और बता रहा हूं, हम तो उस राजनीतिक पार्टी में से आते हैं प्रतीक जी, जिसके अंदर अभी भी अनेक कार्यकर्ता हैं जो सेवा भाव से काम करते हुए उनका सरकार के द्वारा भी अपना घर नहीं लिया है, प्रचारक की जिंदगी व्यतीत करते हैं ताकि देश सशक्त हो, देश मजबूत हो। और यहाँ खड़ा